Hello everyone. Today we are going to discuss dental products. इस चैप्टर में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं उसमें सबसे पहले आता है कि हमारा जो टूथ है उसके क्या पार्ट्स हैं। टूथ की स्टडी करने के बाद हम डेंटल प्रोडक्ट्स की इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर वेरियस टाइप्स ऑफ डेंटल प्रोडक्ट्स करेंगे जैसे कि डेंटिफ्राइज हो गए या डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स हो गए, और फ्लोराइड आयन का क्या रोल है इन डेंटल प्रोडक्ट्स। फिर कुछ कंपाउंड्स करेंगे जिनको हम डेंटल ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं जब हमारे दांतों में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम फ्लोराइड हो गया, या हमारे पास जिंक यूजिनॉल सीमेंट आता है। ये सारे हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डेंटल हाइजीन की। तो डेंटल हाइजीन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी में। और डेंटल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए मतलब दांतों की सफाई के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं ताकि हमारे दांत जो है वो ठीक भी रहें, चमकते भी रहें, और जो हमारा माउथ है उसमें से में कोई किसी तरह की इंफेक्शन ना आए, कोई बैड ऑर्डर ना आए। So, what are dental products? Dental products are the substances that are used to produce effect on teeth and in dental cavity are known as dental products. ऐसे substances जिनको हम टीथ के ऊपर यूज करते हैं ताकि उनका कोई इफेक्ट आए और डेंटल कैविटी को भी वो मेंटेन करके रखें। सो डेंटल प्रोडक्ट्स करने से पहले हम टूथ के बारे में जान लेते हैं। टूथ की ये डायग्राम गिवन है, इसमें जो पार्ट हमें बाहर दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड द क्राउन, और जो अंदर होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, जो गम के अंदर एक कैविटी में पड़ा है, दैट इज कॉल्ड द रूट। अब टूथ की हमारे पास ब्रॉडली 3 लेयर्स हैं। सबसे पहली लेयर होती है हमारे पास डेंटाइन। ये हमारे पास लेयर है डेंटाइन की कंप्लीट। इसके अंदर हमारे पास ये एक पल्प कैविटी है। इस पल्प कैविटी में हमारे पास ब्लड वेसल्स भी हैं और नर्व्स भी हैं की सप्लाई भी हो रही है, दोनों चीजें हैं। और डेंटाइन के बाहर हमारे पास होती है सीमेंटम। सीमेंटम इस एरिया में है, रूट एरिया में, डेंटाइन के बाहर वाला रीजन। और सीमेंटम के बाहर वाली जो लेयर है उसको बोला जाता है इनेमल, दिस वन। So dentine क्या है? Which surrounds the pulp cavity and extends throughout the portion of the tooth. ये स्किन कलर में जो है ये हमारे पास डेंटाइन है, सारे टूथ को कवर कर रही है, प्लस जो हमारी पल्प कैविटी है उसको कवर कर रही है। देन वी हैव सीमेंटम। सीमेंटम क्या है? इट इज द लेयर कवरिंग द पोर्शन ऑफ द टूथ लाइंग बर्ड इन द गम। जो पोर्शन गम के अंदर है उसको कवर करने वाली लेयर है हमारे पास सीमेंटम। पहले डेंटाइन, उसके बाद गम के पार्ट को कवर कर रही है, दैट इज सीमेंटम। सीमेंटम के नेक्स्ट है हमारे पास इनेमल। इनेमल क्या है? इट इज द वाइट हार्ड मटेरियल कवरिंग द पोर्शन ऑफ द टूथ प्रोजेक्टिंग अबव द गम। जो क्राउन एरिया में हमारे पास टूथ दिखाई दे रहा है उसको जो कवरिंग करती है दैट इज कॉल्ड इनेमल। सो डेंटल प्रोडक्ट्स हमारे पास कई तरह के हो सकते हैं। एंटी केरीज एजेंट्स भी हो सकते हैं, क्लिनजिंग और डेंटिफ्राइज कहते हैं जिनको, वो भी हो सकते हैं, या पॉलिशिंग एजेंट्स हो सकते हैं। टूथपेस्ट हमने सबने यूज किया है, ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं टूथपेस्ट के जिनको हम यूज करते हैं टू मेंटेन डेंटल हाइजीन। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं एंटी केरीज एजेंट्स। डेंटल केरीज क्या है हमारे पास? जब हमारे दांत डिके करना शुरू कर जाते हैं। किस वजह से डिके करते हैं? बाय एसिड्स प्रोडक्शन और बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। जो भी हम फूड पार्टिकल्स लेते हैं उन फूड पार्टिकल्स में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं। कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम माउथ को अच्छे से रिंस नहीं करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स
बचे रह जाएंगे, और उनको डिके करने के लिए बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे और वो फूड के ऊपर तो इफेक्ट करेंगे ही करेंगे, हमारे जो टीथ हैं उनको भी डैमेज करना शुरू कर देते हैं। जब टीथ की डिकम्पोजिशन शुरू हो जाती है, डिके स्टार्ट हो जाता है, उस टाइम पे डेंटल केरीज होना शुरू हो जाती है। It is believed that the food particles containing carbohydrates lodged between the teeth undergo decay because of bacterial action and produce acids. फूड पार्टिकल्स जो हमारे दांतों के अंदर फंसे रह जाते हैं, उनमें जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, उनके डिके की वजह से एसिड प्रोडक्शन होती है। बैक्टीरिया उसको डिके करता है और एसिड की प्रोडक्शन करता है। वो एसिड जो है वो हमारे दांतों को डैमेज करने लगता है, जिसकी वजह से केरीज हो जाती है। तो इसमें हमारे पास क्या है, डेंटल केरीज के केस में this disease is characterized by decalcification of tooth accompanied by foul mouth odor। एक तो हमारे दांतों की डिकैल्सिफिकेशन हो रही है, कैल्शियम डेपोजिशन हो रही है, और साथ में जो माउथ की ऑर्डर है, मुंह में से बदबू आने लग जाती है जब डेंटल केरीज हो जाती है। तो डेंटल केरीज को प्रिवेंट करने का क्या तरीका है? सबसे आसान तरीका ये है कि हमारा जो टीथ है उनको हम साफ रखें, अपनी डेंटल हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन करें। अगर नहीं हो पा रही है तो उस केस में हम कुछ एजेंट्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल डेंटिफ्राइज यूज करते हैं, जो सरफेस को क्लीन करके रखते हैं टीथ के। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अमोनिएटेड टूथपेस्ट आती हैं, यूरिया अमोनिया कंटेनिंग पाउडर्स आते हैं, या एंटीबायोटिक कंटेनिंग मिक्सचर्स आते हैं, जिससे हम डेंटल हाइजीन मेंटेन करके रख सकते हैं। सो व्हाट आर डेंटिफ्राइज? डेंटिफ्राइज is a substance used for with a toothbrush for the purpose of cleaning the surface of teeth। डेंटिफ्राइज क्या है? हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हम टूथब्रश के ऊपर लगाकर यूज करते हैं ताकि जो हमारे दांतों की सरफेस है वो साफ रहे, उनकी सफाई के लिए हम इनको यूज करते हैं। ये हमारे पास पेस्ट की फॉर्म में भी प्रेजेंट है या पाउडर्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट है। यूजुअली ये फ्लेवर्ड होते हैं और इनके साथ कोई सोप या डिटर्जेंट होता है ताकि जो क्लींजिंग एक्शन है उसका प्रॉपरली हो पाए। और जब हम डेंटिफ्राइज यूज करते हैं उनमें हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, इनसॉल्युबल सोडियम मेटाफॉस्फेट, हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम फॉस्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, इस तरह के एब्रेसिव एजेंट्स को यूज किया जाता है। एब्रेसिव मतलब जो सरफेस को रगड़ के और उसके ऊपर जो भी डेपोजिशन हो रही है, किसी भी फूड पार्टिकल की जो डेपोजिशन हो रही है उसको वो रिमूव कर देते हैं। और हमारे पास टूथपेस्ट सब ने यूज किए हैं, इनमें क्या प्रेजेंट होता है? हमारे पास ग्लिसरीन प्रेजेंट हो सकता है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल यूज करते हैं, सॉर्बिटोल सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, वाटर होता है, अल्कोहल होता है, और थिकनिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्च, ट्रेगाकैंथ, एल्जिन या सेलुलोज डेरिवेटिव्स। अब हमारे पास डेंटिफ्राइज के एग्जांपल जो आते हैं उसमें सबसे कॉमन है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, बाइफेसिक एंड ट्राइफेसिक, और सोडियम मेटाफॉस्फेट। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉलिशिंग एजेंट। पॉलिशिंग एजेंट क्या करता है हमारे? पॉलिशिंग इज अचीव्ड बाय एब्रेसिव एक्शन ऑफ डेंटिफ्राइज। इट प्रोवाइड्स वाइटनेस टू द टीथ। जो दांतों की चमक है उसको मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। किस तरीके से हेल्प करता है? एब्रेसिव एक्शन से, मतलब उसके ऊपर रगड़ के उसको साफ कर देता है। फॉर एग्जांपल सोडियम मेटाफॉस्फेट। नेक्स्ट आर द डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स। सेंसिटिविटी क्या होती है? जब हमारे दांत में, अभी हमने डायग्राम किया इसका टूथ का, यहाँ पे हमारे पास ये पल्प कैविटी थी। पल्प कैविटी के अंदर यहाँ पे नर्व भी प्रेजेंट है और ब्लड सप्लाई भी प्रेजेंट है। जब हमारे दांतों में
डेंटल केरीज या कोई इन्फेक्शन होनी शुरू हो जाती है, उस टाइम पे यहाँ पे जो पल्प कैविटी है उसकी जो नर्व है, अगर उसके सरफेस तक वो प्रॉब्लम जानी शुरू हो जाए तो वो उसकी वजह से जो हमारा टूथ है उसमें सेंसिटिविटी आ जाती है। सेंसिटिविटी का क्या मतलब है कि हम जब भी कोई चीज, फूड पार्टिकल या लिक्विड, कोई भी सॉलिड सेमी सॉलिड उसको टच करता है तो आपको वो ठंडा या गर्म लगना शुरू हो जाता है। तो ऐसे एजेंट्स को यूज किया जाता है जो उसकी सेंसिटिविटी को कम कर दें। यूजुअली टीथ आर सेंसिटिव टू हीट एंड कोल्ड स्पेशली ड्यूरिंग टूथ डिके। जब टूथ डिके होता है तो ठंडा और गर्म लगना शुरू हो जाता है। Therefore, some desensitizing agents are used in dental preparations to reduce sensitivity of teeth to heat and cold. इसलिए हम desensitizing agents को यूज करते हैं ताकि ठंडा और गर्म जो है वो कम लगे। ये कैसे एक्ट करते हैं? दे एक्ट एज लोकल एनेस्थेटिक्स। उतने एरिया में नमनेस ही कर देंगे ताकि आपको सेंसिटिविटी फील ना हो। फॉर एग्जाम्पल वी हैव स्ट्रोंशियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है रोल ऑफ फ्लोराइड। फ्लोराइड आयन क्या है? हमारे पास एक ट्रेस आयन है, मतलब जो बहुत कम क्वांटिटी में जरूरी होता है हमारी बॉडी में। इट इज जनरली एडिक्वेट इन फूड एंड वाटर। नॉर्मली ये हमें फूड एंड वाटर में जो हम पानी पीते हैं उसमें सफिशिएंट क्वांटिटी में ये प्रेजेंट होता है। कुछ जगह में तो हमारे पास ये ग्राउंड वाटर में प्रेजेंट भी होता है और कुछ जगह बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं होता। जहाँ पे फ्लोराइड की, जिस जगह में फ्लोराइड की कमी पाई जाती है तो उस केस में हम जो म्यूनिसिपल वाटर है, जो सरकार पानी आता है, उसमें फ्लोराइड को वो मिक्स कर देते हैं। तो उससे हमारी जो फ्लोराइड की डेफिशिएंसी है वो खत्म हो जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्लोरिडेशन। इससे क्या होगा? एक तो डेंटल केरीज नहीं होंगी, क्योंकि फ्लोराइड का काम ये है कि उसने डेंटल केरीज को प्रिवेंट करना है। एंड नेक्स्ट इज कि अगर हम फ्लोराइड को कॉन्टिन्यूसली देते रहें एक्सटर्नली, जितना क्वांटिटी में हमें नहीं चाहिए, तो एक्सेस में भी फ्लोराइड जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एक्सेस फ्लोराइड होने की वजह से मॉटलिंग ऑफ टीथ हो जाती है। उसके अलावा उसकी डेंसिटी ऑफ बोन्स कम हो जाती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मस्कुलर वीकनेस हो सकती है, या हार्ट फेलियर तक हो सकता है फ्लोराइड की एक्सेस की वजह से। जब फ्लोराइड को हम सॉल्ट की फॉर्म में या सॉल्यूशन की फॉर्म में इंटरनली लेते हैं तो उसका क्या होगा? पहले वो एब्जॉर्ब होगा, फिर वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और देन इट विल बी डिपॉजिटेड इन द बोन या डेवलपिंग टीथ में वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। और जो डिपॉजिट नहीं होगा वो एक्सक्रीट हो जाएगा थ्रू किडनीज। इस डिपॉजिटेड फ्लोराइड ने क्या करना है? एसिड प्रोडक्शन को नहीं होने देना है और एंजाइम्स की फंक्शनिंग भी प्रिवेंट करनी है। तो इसलिए फ्लोराइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट शुड बी रेगुलेटेड। एक्सटर्नली हम जब लेते हैं फ्लोराइड इंटरनली, उस टाइम पे हम केरीज को प्रिवेंट करने के लिए लेते हैं। लेकिन एक्सेस जब हो जाएगा तो वो मॉटलिंग ऑफ इनेमल कर देगा। जो इनेमल बाहर वाली टीथ की कवरिंग है उसको वो खराब करना शुरू कर देगा। तो फ्लोराइड को हम दो तरीके से ले सकते हैं, ओरली और टॉपिकली। टॉपिकली मतलब टूथपेस्ट की फॉर्म में ले सकते हैं, ओरली सॉल्यूशंस की फॉर्म में ले सकते हैं। द यूज ऑफ फ्लोरिडेशन इज द वे ऑफ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। पानी के फॉर्म में, सॉल्यूशंस की फॉर्म में देते हैं तो वो ओरल हो गया। ऑल्टरनेटिवली इट कैन बी गिवन इन ड्रिंकिंग वाटर, और जूस में भी दे सकते हैं, या सोडियम फ्लोराइड की टैबलेट्स आती हैं उसमें भी दे सकते हैं, या टॉपिकली उसको दांतों के ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ टूथ एंड बोन की। जो हमारे
टीथ है या बोन्स है उसका मेन ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी एपेटाइट। हाइड्रोक्सी एपेटाइट में जब फ्लोरीन की एडिशन हो जाती है उस टाइम पे हमारे पास फ्लोर एपेटाइट या फ्लोरिडेटेड हाइड्रोक्सी एपेटाइट बन जाता है। उसको हम फ्लोरिडेटेड हाइड्रोक्सी एपेटाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप थे उनको रिप्लेस कर दिया गया विथ फ्लोराइड ग्रुप्स। जो फ्लोर एपेटाइट का एक क्रिस्टल होता है दैट कंटेन्स 38,000 ppm ऑफ फ्लोराइड, लेकिन जो हमारा इनेमल है उसमें जो फ्लोरीन प्रेजेंट होता है उसमें सिर्फ 500 से लेके 200 ppm तक ही फ्लोरिडेटेड पार्ट प्रेजेंट होता है। तो इसलिए ये माना जाता है कि जब हमारे टूथ की डिके होती है या जब हम फ्लोराइड का रोल पढ़ रहे हैं तो उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसमें कहीं ना कहीं इस हाइड्रोक्सी एपेटाइट या फ्लोरिडेटेड एपेटाइट का कुछ ना कुछ रोल है। इस चीज को फर्दर कंसोलिडेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी स्टडीज की गई, जैसे इम्प्रूवमेंट इन क्रिस्टलैनिटी चेक करी गई, वॉइड थ्योरी आई, एफएपी वर्सेस एचएपी, फ्लोर एपेटाइट वर्सेस हाइड्रोक्सी एपेटाइट सॉल्युबिलिटी चेक करी गई इन एसिड, इम्प्रूव्ड टूथ मॉर्फोलॉजी चेक करी गई। तो ये कुछ एक मैकेनिज्म्स हैं जिसमें फ्लोराइड किस तरह से एक्ट करता है वो चेक किया गया। So the proposed mechanism of action for fluoride includes many mechanisms. For example, सबसे पहला रीजन हो सकता है फ्लोराइड का how does that act is by reducing the enamel solubility. फ्लोराइड जो है वो क्या करता है, इनेमल की सॉल्युबिलिटी को कम कर देता है। जो फ्लोरिडेटेड एपेटाइट है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी एज कंपेयर टू हाइड्रोक्सी एपेटाइट। देन दूसरा मैकेनिज्म जो प्रपोज किया गया वो था इम्प्रूव्ड क्रिस्टलैनिटी। फ्लोराइड जो है वो क्या करता है, क्रिस्टल साइज को इंक्रीज करता है और जिसकी वजह से जो क्रिस्टल लैटिस है उसमें स्ट्रेन जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट मैकेनिज्म that was proposed for fluoride was promotion of remineralization. इसमें क्या है, हमारे पास डिसॉल्व्ड जो इनेमल है उसमें जो मिनरल्स प्रेजेंट हैं उनको कॉन्टिन्यूसली एक्सचेंज किया जाता है विद द मिनरल्स ऑफ सलाइवा और एक बैलेंस मेंटेन रहता है। मतलब जो इनेमल के अंदर मिनरल्स हैं और जो हम सलाइवा के अंदर मिनरल्स आते हैं उन वो आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं, एक बैलेंस मेंटेन होके रहता है। लेकिन ये इक्विलिब्रियम जो है वो कभी कभी डिसरप्ट हो जाता है। कब होता है, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं या जो कार्बोहाइड्रेट्स हम ले रहे हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो गए हैं, उनको हमने दांतों को अच्छे से साफ नहीं किया है तो फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाती है बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, जिसकी वजह से क्या होगा, एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। एसिड प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होगा, पीएच कम हो जाएगा। सो पीएच के ड्रॉप होने से क्या होगा, हमारा जो इनेमल का सरफेस है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा, इनेमल का सरफेस और उसके नीचे का सरफेस, जिसकी वजह से जो हमारे टीथ के अंदर कैल्शियम या फॉस्फेट आयंस पड़े हैं, जो मिनरल्स पड़े हैं, वो डिसॉल्व होके निकलने शुरू हो जाएंगे इन आयनिक फॉर्म। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीमिनरलाइजेशन। डीमिनरलाइजेशन इज द रिवर्स ऑफ मिनरलाइजेशन। फ्लोराइड ने क्या करना है, इस सारे प्रोसेस को प्रिवेंट करना है। उसने जो मिनरल्स निकले हैं उसके जगह फ्लोराइड आयन जो है जाएगा और उसको मिनरल कंटेंट को रिटेन करा देगा। Other proposed mechanism of action for fluoride is lower free surface energy. जो इसमें क्रिस्टल्स में voids होते हैं वो क्या करते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं और केमिकल रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। अगर हम फ्लोराइड यूज करेंगे और उस फ्लोराइड ने उस वॉइड को जाके भर देना है इन हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स,
तो उससे क्या होगा, जो आपका क्रिस्टल है वो स्टेबल हो जाएगा और ज्यादा अच्छे से उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ग्रेटर द स्टेबिलिटी, लोअर विल बी द solubility and higher will be the resistance to dissolution in acids। मतलब जितना ज्यादा हम जो वॉइड होगा उसमें से फ्लोराइड उसमें फिल कर देंगे तो वो बॉन्डिंग को बढ़ाएगा, उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, उसको स्टेबल करेगा। उस स्टेबिलिटी की वजह से सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी टुवर्ड्स एसिड। एसिड जो आएगा वो उसको डैमेज नहीं कर पाएगा। अनदर मैकेनिज्म फॉर फ्लोराइड इज डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन एंड बैक्टीरिया। उनकी डिसऑप्शन कराता है, सरफेस से रिमूव करा देता है। नेक्स्ट मैकेनिज्म इज रिडक्शन ऑफ कार्सिनोजेनिक फ्लोरा। फ्लोराइड क्या करता है, बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करता है। कैसे इनहिबिट करता है, जो बैक्टीरिया के पास थायोल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं उनको ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइज करने की वजह से जो बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म जो है वो रुक जाएगा। मेटाबॉलिज्म रुकेगा और टूथ का जो डैमेज है वो नहीं होगा। इस केस में फ्लोराइड जो है 2 ppm कंसंट्रेशन से अगर हम ज्यादा देते हैं, उस केस में जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को ये रोक देता है। लास्ट मैकेनिज्म जो प्रपोज किया गया है फॉर फ्लोराइड इज इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल एंजाइम सिस्टम्स। फ्लोराइड जो है इनोलेज एंजाइम को इनहिबिट करता है और ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को भी इनहिबिट करता है। अब इनोलेज क्या है, इनोलेज इज अ मेटालो एंजाइम दैट रिक्वायर्स कैटायंस फॉर इट्स एक्टिविटी। फ्लोराइड क्या करेगा, ड्यू टू इट्स इंक्रीज्ड रिएक्टिविटी फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विद दिस कैटायन, thus inhibiting the enzyme. It also inhibits non-metallo enzymes like phosphatase, thus leading to reduced acid production. इनोलेस के ऊपर भी एक्ट करना है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी एक्ट करना है, उसकी रिएक्टिविटी को कम भी करना है, और एसिड प्रोडक्शन को डिक्रीज भी करना है। अगर हम इसको सम अप करें तो फ्लोराइड के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कई सारे हैं। इनेमल की सॉल्युबिलिटी बढ़ाना, इम्प्रूव्ड क्रिस्टलैनिटी, प्रमोशन ऑफ रीमिनरलाइजेशन, जो मिनरल्स निकल जाते हैं उसकी जगह फ्लोराइड ने खुद जाके वहां पे मिनरल का जो बैलेंस है, इक्विलिब्रियम है, वो मेंटेन करना है। फ्री एनर्जी को लोअर करना है, डिसऑप्शन करानी है बैक्टीरिया और प्रोटीन्स की, कार्सिनोजेनिक फ्लोरा है जो उस एरिया में उसकी ग्रोथ को कम करना है, और इनहिबिशन करानी है बैक्टीरियल एंजाइम्स की, ताकि जो बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म जो है वो आगे नहीं बढ़ पाए और उनकी ग्रोथ वहीं रुक जाए।